कहानी के माध्यम से समझा। बचपन में क्या होता था कि नए साथी जब ज्यादा होते तब मैं कहानी सुनाता हूँ। बचपन में टीचर जो है जब समझ में नहीं आता था तो कोई कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाते थे। एक हस्बैंड एंड वाइफ की है कहानी। पति और पत्नी बड़े अच्छे एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, एक पेड़ पे रहते थे। अब आप सोचोगे हस्बैंड वाइफ पेड़ पे कैसे रहते? पति पत्नी पेड़ पे क्या करते? पेड़ पे कैसे रहते? तो बंदर बन रही थे। हेलो, आप क्या सोचते हो? हस्बैंड वाइफ बनने का ठेका आप नहीं ले रखा है, वो नहीं बन सकते। तो हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे, बंदर बंदरिया, और वो तो पेड़ पे ही रहेंगे। तो पेड़ पे जहाँ ये रहते थे, जहाँ उनका घर था, जिस पेड़ पे वो रहते थे, वो पेड़ की लोकेशन बड़ी शानदार थी। उसके सामने से एक बहुत बढ़िया क्या था, हाईवे गुजरता था। नहीं, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। उनकी पेड़ के सामने बड़ी अच्छी नदी गुजरती थी। नदी के किनारे उनका पेड़ था। पेड़ की डाल पे बैठे हुए खूब वो बतियाते थे, अच्छा प्यार प्रेम करते थे। एक दिन बैठे बैठे बातें कर रहे थे। यही मौसम था जब सर्दियों की धूप थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है। हेलो, तो हल्की हल्की धूप थी, उसको सेक रहे थे धूप को, डाल पे बैठे। अचानक आकाशवाणी हुई कि अगले 3 सेकंड में जो भी बंदरिया इस सामने वाली नदी में अपने लेफ्ट साइड को छलांग लगा देगा। अगर वो बंदर है तो सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा, और अगर वो बंदरिया तो सुंदर सी युवा स्त्री बन जाएगी। हेलो, ये आकाशवाणी और आवाज बंद हो गई। तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देख रहे, आवाज कहां से? दोनों ने सोचा कि शायद कोई हमें उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, शायद ये आवाज झूठी है, कोई हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। भला पानी में छलांग लगाने से कैसे कोई सुंदर सा युवा स्त्री या पुरुष बन सकता है? बंदरिया ऐसे देखने की कोशिश कर रही थी, शायद कोई पेड़ के पीछे से आवाज दे रहा है, और वो ऐसे देख ही रही थी, तभी एक आवाज हो रहा है। बंदरिया ने घूम के देखा, पति देव गायब। हेलो, जो डाल के ऊपर बैठा हुआ था उसका पति, वो गायब हो चुका था। उसने पानी में देखा, हलचल थी, उसको समझते हुए देर नहीं लगी कि वो छलांग लगा चुका है। हेलो, और वो बड़ी मतलाई और उसकी तरफ देख के बोली, बेवकूफ कहीं का, जैसे हर पत्नी अपने पति के बारे में सोचती है। हेलो, हुआ क्या कि बंदरिया ने देखा कि यार अच्छा बेवकूफ है मेरा पति, इस बात को सच मान के छलांग लगा दी। भला ऐसे भी कभी होता है, कोई सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा। लेकिन तुरंत उसी समय उसने देखा कि चलो आने के बाद देखती हूँ। थोड़ी सी देर में उसका पति बाहर आया, और बंदरिया क्या देखती है कि बंदर नहीं था, बड़ा सुंदर सा युवा पुरुष था। और ये बात देख के बंदरिया ने भी छलांग लगा। बंदरिया भी नीचे गई, आपका मारने लगा हुआ है तो उसने भी छलांग लगा दी। अब जब वो नीचे आई तो बंदर जो सुंदर सा युवा पुरुष बना था, वो साइड में पेड़ के पास आ गई, चुपचाप खड़ा हो गया और देखने लगा कि मेरी बेगम साहिबा बाहर आएगी। थोड़ी सी देर में बंदरिया भी बाहर आई, और बंदरिया जब बाहर आई तो वो देखती है कि उसके शरीर के सारे भूरे भूरे बाल अब भी भूरे भूरे, उसकी लंबी सी पूंछ अब भी यूं की यूं। और ये बात देख के वो बड़ी परेशान हुई और अपने पति देव की तरफ देख के चिल्लाई, पति देव तुमने छलांग क्यों लगाई? क्यों चिल्लाई हो? जोड़ा बिगड़ गया। लेडीज सॉरी एक पुरुष बन गया और एक बंदरिया रहेगी तो गड़बड़ होगी ना। तो ये बात देख के जैसे वो चिल्लाई तो सुंदर से युवा पुरुष ने बोला, पहले तुम बताओ कि तुमने छलांग क्यों नहीं लगाई? और बंदरिया ने कहा कि मैंने सोचा कि कोई हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। और उस सुंदर से युवा पुरुष ने कहा, ये बात तो मैंने भी सोची थी। हेलो, ध्यान से समझना, उन्होंने कहा कि ये बात तो मैंने भी सोची थी कि शायद ये हमें उल्लू कोई बनाने की कोशिश कर रहा है। भला पानी में छलांग लगाने से कोई सुंदर सा युवा पुरुष या स्त्री बन सकता है क्या? लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक बात आई, अरे यार इस सामने वाली नदी में तो हम हर रोज ही छलांग लगाते हैं, हर रोज नहाते हैं, हर रोज धमा चौकड़ी मचाते हैं। अगर मैं छलांग लगा दूं और कोई मुझे उल्लू भी बना रहा है, और मैं छलांग लगाने के बाद सुंदर सा युवा पुरुष ना भी बना, तो बंदर तो हूं। इस विजय को ये प्लान जब दिखाया गया तो मैंने भी उस बंदर की तरह यही बात सोची कि ये प्लान दिखाने वाला आदमी मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। हेलो, लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक बात और आई कि अगर ये उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है और मैं बन भी गया, तो यहां भी वही है कि इधर छलांग लगाने की बजाय इधर छलांग लगाना शुरू कर दो, आप बंदर से सुंदर से युवा पुरुष बन जाओगे। ये सुनो, इधर लगाने की बजाय इधर लगाना शुरू कर दो। लेकिन वहां कंडीशन क्या थी उस कहानी में
कि 3 सेकंड के अंदर। हेलो, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि जितनी ज्यादा यहाँ छलांग लगाओगे उतने ज्यादा सुंदर से युवा पुरुष बनते चले जाओगे। हेलो, यहाँ छलांग लगाने का मतलब आरसीएम, पीयूसी और वंडरवर्ल्ड। हेलो, और पिछले 18 साल से ये आपका विजय विरोधिया इधर उधर की बजाय इधर छलांग लगा रहा है और बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। इट डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी जल्दी बनना चाहते हो सुंदर से युवा पुरुष। हेलो, सुंदर से युवा पुरुष का मतलब समझ गए ना? हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र जी, बस एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने बहुत अच्छा एक सेमिनार लिया था मुंबई में, उसकी एक रिकॉर्डिंग हुई थी जैसे आप लोग कर रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग में जो उन्होंने टॉपिक लिया था, एक ही टॉपिक लिया था, मैं तो कई टॉपिक ले चुका। उस टॉपिक के अंदर जो उन्होंने टॉपिक था वो था 5 या 45 साल। उनकी कैसेट बनी थी, सुनी होगी आप। उसमें वो बोलते हैं 5 या 45। वो बोलते हैं कि या तो आप 5 साल 45 साल तक लगे रहो जो भी आप काम कर रहे हो। हेलो, आप जितने भी लोगों को कुछ ना कुछ तो करते हो। कोई पत्थर बेचता है, हेलो, कोई कागज बेचता है, कोई कुछ और बेचता है, कोई नौकरी है, कोई कुछ करता है, कोई दुकान है, कोई कुछ करता है। ये सुनो, हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है। तो आप जो भी काम करते हो वो लगभग 5 साल तक आप करोगे, सॉरी 45 साल तक लगभग करोगे। हेलो, जब तक हमारे घुटनों का ग्रीस खत्म नहीं हो जाता, यानी हम बूढ़े नहीं हो जाते। लगभग एक एवरेज निकाला जाए तो 45 साल अपने को काम करना पड़ता है। तो वत्स साहब बोलते हैं 5 या 45। उन्होंने कहा जो भी आप काम कर रहे हो 45 साल तक गधे की तरह लगे रहो, और उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे कि मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में, तो पता चलेगा 45 साल में आपने 2 ही काम किए। पहला, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई करवा के बड़े किया और उनकी शादी कर दी। हेलो, या अपने लिए कोई छोटा मोटा घर बना लिया। हेलो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल की अचीवमेंट होती है ये 2। हेलो, या तो अच्छा, अगर अच्छा कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो छोटा कर लोगे। लेकिन उसके बाद 45 साल के बाद जब देखोगे इनके अलावा क्या किया, तो पूरी जिंदगी अपने ही कदमों नीचे आप अपने सपने कुचलते आए। दैट इज अ रियलिटी। तो सुरेंद्र वत्स उसमें बोलते हैं या 5 साल एक बार जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस के अंदर टिक जाओ, 40 साल फ्री के मिल जाए। और मैंने इस बिजनेस के अंदर 5 ही साल काम किया है। बहुत से लोग मेरे को कहते हैं और सर अभी तो आप बोल रहे थे 18 साल हो गए। 18 साल का अनुभव हुआ है। अभी मैं काम थोड़ी ना कर रहा हूँ, क्योंकि काम थोड़ी ना, गाड़ी में आया, मेरा ही हरियाणा, दिल्ली से आया, यहाँ आया, मीटिंग देके चला जाऊंगा। हेलो, कोई काम है? और ये काम है तो भगवान करे ऐसा काम सबको दे। काम ये नहीं है भाई साहब, काम तो वो है जब आप ये प्लान देखोगे और लिस्ट बना के फील्ड में उतरोगे और लोगों को समझाओगे कि खरीदने से पैसा आता है, तो कहते अच्छा मैं ही बना था। वो जब सुनोगे ना, फिर भी आप टिके रहोगे, वो होता काम। अगर आप 20 लोगों की लिस्ट बनाओगे, आपका अपलाइन बोलेगा लिस्ट बनाओ और काम करो, लोगों को प्लान दिखाओ, आप लिस्ट बनाओगे, कहोगे ये 20 लोग तो मेरा जाते ही कहना मानेंगे। हेलो, फुल कॉन्फिडेंस कि यार क्यों नहीं करेगा, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, और खरीदने से पैसा आता तो उसके बाप का कह जाता पक्का करेगा। आप पूरे कॉन्फिडेंट हो और फिर 20 के 20 लोगों को प्लान दिखाते हो, पता चलता है 18 आपको सुनते ही नहीं। फिर भी अगर आप अगले 20 की लिस्ट बनाने के लिए तैयार होते हो तो ये है काम। तैयार है? और एक आधा सुन भी लेता है तो फिर छोड़ के भाग जाता है। फिर भी आपकी हवा नहीं निकलती और टिके रहते हो, ये है काम। ये आपको 5 साल करना है। अगर इस बार 5 साल जबरदस्त तरीके से एक बार ये काम कर लिया तो 40 साल फ्री के मिल जाते हैं। आज मैं अपने स्पीच में सबसे बड़ा जो मेरा पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर डायलॉग है जिसको मैं बोलता हूँ, वो मैं जिससे इंस्पायर हूँ, वो पैसा नहीं है कि भी आज मेरे पास खूब सारा पैसा है, या मेरा बैंक बैलेंस है, या मेरे पास गाड़ियां हैं, या मेरे पास घर नहीं था आज मेरे पास 5-5 घर हैं, या मेरे पास कोई जमीन नहीं होती थी आज मेरी इंडिया के 7 स्टेट में जमीन है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा समय आज किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। मेरी मर्जी होती है तो मैं आपके कथा में आ जाता हूँ। हेलो, मर्जी थी तभी आया हूँ। नहीं आता क्या कर लेते? मेरी मर्जी थी तो कैथल में आ गया। मर्जी होती है तो पंजाब चला जाता हूँ, मर्जी होती है बिहार चला जाता हूँ, मर्जी होती है आंध्रा चला जाता हूँ, मर्जी होती है कनाडा चला जाता हूँ, मर्जी होती है अमेरिका चला जाता हूँ, मर्जी होती है यूएस चला जाता हूँ, मर्जी होती है चाइना चला जाता हूँ, मर्जी होती है बिहार चला जाता हूँ, मर्जी होती है झारखंड चला जाता हूँ, मर्जी होती है उत्तर प्रदेश चला जाता हूँ, मर्जी होती है कश्मीर चला जाता हूँ, मर्जी होती है केरला चला जाता हूँ, मर्जी होती है हरियाणा में पड़ा रहता हूँ। मेरी मर्जी। कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। हेलो, क्या करते? प्रमोद गुलाटी जी को शिकायत कर। देखो विजय जी ने टाइम दिया था, नहीं आए। वो मेरे पास फोन करते, सर क्यों नहीं आए? मैं कहता मेरी मर्जी। फिर वो अपने क्लाइंट को फोन करते, राकेश शर्मा जी, वो मेरे भी अपने, कि सर देखो विजय विरोधिया जी नहीं आए। वो मेरे पास फोन करते, सर क्यों नहीं गए? मेरी मर्जी। फिर नहीं मानते, व्हाट्सएप को फोन करते, व्हाट्सएप भी कहते, उनको भी मैं कहता मेरी मर्जी। जाए क्या करते, टीसी छाबड़ा जी को फोन करते। हेलो, और टीसी छाबड़ा जी को मेरे पास फोन करते, यार टाइम दिया था तुमने क्यों नहीं गया? मैं कहूँगा सर मेरी मर्जी। तो पता क्या कहते, ठीक है तेरी मर्जी। क्योंकि उनके सामने मैंने डायलॉग बोला है एनिवर्सरी के, पिछले से पिछले साल की एनिवर्सरी मेरे सामने बैठे थे। मैं बोला इस बिजनेस की सबसे खूबसूरती है कि आज मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मेरी मर्जी होती है यहाँ जाता हूँ, मर्जी होती है यहाँ जाता हूँ, और मेरी मर्जी। यूं करते ही मैंने डीसी जी की तरफ देखा, डीसी जी बोले हाँ तेरी मर्जी। चुपचाप बैठ गए, हाँ तेरी मर्जी। That is the power of this business। बनना चाहता हूँ मर्जी का मालिक, ये बिजनेस आपको बना सकता है। आज के समय में जो आम आदमी जानता है ना, वो सोचता कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। हेलो, सरकारी कर्मचारी मिलता है ना, तो मेरे व्यूज तो अलग होते हैं क्या? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है बेचारे पिछले दिन में कुछ बुरे कर्म किए थे, है ना। ये मैं अपने व्यूज बता रहा हूँ, आप इससे सहमत नहीं हो मुझे पता है। आगे जब आप पारसिंग में सफायर बन जाओगे तो आप सहमत होगा। मेरे जीजा जी हैं, सबके होते हैं। हेलो, वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर है, अच्छे ऑफिसर हैं। तो जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उस समय मैं हाई बिजी होता हूँ। हल जैसे संडे, हल संडे तो मेरा एक साल पहले बिजी हो जाता है। तो एक बार वो सैटरडे को मेरे घर पे आए, वैसे तो मिलते रहते हैं हम लोग, लेकिन वो बड़ा खुश थे कि हाँ सैटरडे को मैं फंस गया उनको। हेलो, और यूँ बोले कि ऐसा विजय यार बड़ा खुशी हुई तुम्हें देख के यार, तुम आज हो तो इसका मतलब तो कल यहीं हो गए, कल मौज करेंगे, एंजॉय करेंगे, बैठेंगे। मैंने कहा कोई प्रोग्राम तो नहीं है कल? मैंने कहा यार कल तो सुबह की फ्लाइट है मेरी। तो बोले यार तेरी जिंदगी भी खराब है। कौन एक नौकर कह रहा है? वो तो जीजा था पहले, लेकिन अपने हरियाणा में थोड़ा जीजा की इज्जत अलग होती है। तो मैं एक बार तो झटका लगा, मैं यार एक नौकर कह रहा है मेरे को, मालिक की जिंदगी खराब है। तो मैं उसको सीधा बोला, मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो? ये मतलब यार तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता, तुम कभी यहाँ कभी यहाँ है, बटन बगा फोन आपको तो उसकी तरफ भागते रहते हो, कोई टिक के बैठो। मैं बोला कि सर एक बात बताऊं, आप बेशक कितने बड़े ऑफिसर हो, लेकिन आपको देख के मैंने लगता कि आपकी पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए। हम ये कैसे करो, पता मैं कितना बड़ा ऑफिसर हूँ? मैंने कहा पता है। मैं चलो अभी वो उत्तर की पड़ताल निकाल लेते हैं। हेलो, मैंने कहा देखिए कल मेरी फ्लाइट है सुबह, मैं नहीं जा रहा, मैं फोन कर दूंगा आई एम नॉट कमिंग। हेलो, यस, और मैं पूरे हफ्ते नहीं जा रहा, छोड़ो पूरे महीने कहीं नहीं जाऊंगा, आप भी छुट्टी ले लो। हवा निकल गई इतनी देर में। मैं कहता हूँ एक महीने छोड़ो, आप अभी लिखो, मैं गारंटी देता हूँ अगले एक साल तक मैं नहीं जा रहा आरसीएम की किसी भी मीटिंग। हेलो भाई साहब, मेरी इनकम हर महीने बढ़ के आएगी। yes, yes. उनकी नौकरी में डंगर घूम जाएंगे, ये सुनिए। बेशक कितने बड़े ऑफिसर हों, आज भी रात को 11:30 बजे के आसपास पहुंचते हैं। और मैंने उनको बोला था कि सर इतनी लेट क्यों आते हैं? एक दिन जा रहे थे तो मैंने जैसे उनको बोला कि सर आप इतनी लेट हो जाते हैं, बोला कि आजकल प्रेशर ज्यादा है काम का। मैंने कहा रात को 10-11 बजे तक ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी होगी? हेलो, तो है भाई ऑफिसर पे थोड़े से ज्यादा प्रेशर होते हैं।
तहसीलदार हैं और ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर एक बात बताओ, आप इतना प्रेशर है, एक दिन की छुट्टी है, बोला एक दिन ना जाए तो हाय हाय हो जाते हैं वहाँ पे। हेलो मैंने कहा कभी आदमी बीमार हो जाए तो अब आप देखो कि मेरा काम अच्छा गया आपका काम अच्छा, अभी समझ में आया हमको। हेलो तो भाई साहब ये बिजनेस जो है ना सर, आपको आज़ादी दे सकता है, बाकी सारे काम। मैं एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि मुझे बार बार टाइम इसलिए देखना पड़ रहा है, इसलिए हमने टाइम जो है 10 बजे का रखा था, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम और है भिवानी के अंदर, अभी वहाँ भी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, शुरू हो गया होगा वहाँ प्रोग्राम, अभी मुझे यहाँ से डायरेक्ट भिवानी जाना है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ सर, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप जो भी काम कर रहे हो ध्यान से सुनना, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आप पत्थर बेचते हो, चाहे आप कागज बेचते हो, चाहे कुछ भी बेचते हो, हेलो, चाहे कितने बड़े ऑफिसर हो, जो भी काम आप कर रहे हो, अगर आप वही करते रहे और इस बिजनेस में नहीं आए तो लिख लेना कि विजय विरोधिया जी आए थे और ये चैलेंज करके गए थे हमें। हेलो यस, अगर आप वही काम करते रहे और आरसीएम बिजनेस में नहीं आए तो मैं गारंटी देता हूं आप में से 99.9% लोग अपनी क्लास तक चेंज नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मर जाओगे। क्लास चेंज करना मतलब समझते हैं? 3 तरह की क्लास होती है, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास। यस और नो? 3 तरह की होती है, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास, एंड वी ऑल आर बिलोंगिंग विद द मिडिल क्लास। यस और नो? हम मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और ये सबसे खतरनाक क्लास होती है। इसके बारे में अंग्रेजों ने बहुत अच्छी चीज बोली है ना? क्या बोली है? गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ बैड लाइफ। अच्छी जिंदगी बढ़िया जिंदगी की दुश्मन होती है, और हम मिडिल क्लास लोगों की ठीक ठाक जिंदगी होती है, अच्छी होती है। ये सब इसलिए बढ़िया जिंदगी की दुश्मन होती है। इसीलिए इस क्लास के बारे में कहा जाता है कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा जाते हैं, और ये जो लोग है ना, ये कुछ संभल गए तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नहीं संभले तो नीचे की तरफ जाएंगे। हेलो यस। तो खैर मैं आपको कह रहा हूँ कि सर आप जिस भी क्लास में हो उसी क्लास में रहोगे 99.9% लोग। अगर जो आप काम कर रहे हो, आप खुद देखो, आपके पापा जी कहाँ थे, आपके दादाजी कहाँ थे, और आपके परदादा जी कहाँ थे, इसी क्लास में, और आप भी इसी क्लास में। सत्संग केसी जयवरी।